नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं पंकज प्रसून। झारखंड एक अनोखा राज्य है। यहां कई तरह के प्रयोग चलते रहते हैं। आपने नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज का नाम सुना हो न सुना हो, लेकिन इसकी कहानी बेहद दिलचस्प है। 1964 में एक अधिसूचना के जरिए यहां एक फायरिंग रेंज बनाने की बात कही गई। वहां तोपों की प्रैक्टिस की गई। कुछ दिनों के लिए यह था, लेकिन पता नहीं क्यों और किस पॉलिसी के तहत सरकार ने अधिसूचना की अवधि का विस्तार कर दिया। अनंत काल तक वो कर दिया। जब ग्रामीणों ने विरोध किया तो 22 और 23 मार्च 1964 को वहां गोलीबारी होती है। 2 दर्जन आदिवासी ग्रामीण मारे जाते हैं और उसके बाद से हर साल 22 और 23 मार्च को वहां ग्रामीण प्रतिरोध दिवस मनाते हैं। एक बार फिर यह मामला इसलिए चर्चा में है क्योंकि देश के बड़े किसान नेता राकेश टिकैत इसमें शिरकत करने पहुंचे। क्या है यह फायरिंग रेंज का मुद्दा, और यह फायरिंग रेंज तो है, पर निशाने पे कौन है? हम इन सब बातों पर चर्चा करेंगे कि आखिर यह फायरिंग रेंज पर पूरा विवाद है क्या। (250 गांव, लगभग 2.5 लाख लोग विस्थापन की समस्या झेल रहे हैं। उन्होंने विरोध किया तो उन पर गोलियां बरसाई गई। हर साल 22 और 23 मार्च को शहादत सह संकल्प दिवस मनाते हैं ग्रामीण। लेकिन क्या सरकारों के संज्ञान में भी यह मामला है? और क्या सिर्फ राकेश टिकैत आ गए इसलिए इस मामले को उछाल देना चाहिए? नहीं, यह पूरा मामला बेहद गंभीर है। इसके अंदर की क्या बातें हैं, हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बेहद खास पैनल जुड़ा हुआ है। रतन तिर्की जी, आप पूर्व टीएससी के सदस्य हैं। बलराम जी, जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता, और प्रभाकर तिर्की जी कांग्रेस के नेता हैं। पहला सवाल रतन तिर्की जी आपसे। ये हम लोग हर बार सुनते हैं कि नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज का विरोध किया। लगभग 3 दशकों से विरोध चल रहा है, 1992 से लेकर अब तक। ये पूरा मामला आप थोड़ा विस्तार से बताएंगे, क्या है? सबसे पहले तो समाचार प्लस को जो मेरी ओर से जोरदार जोहार। ये मामला सरकार के साथ, राज्य सरकार के साथ और केंद्र सरकार के साथ सीधा बचने बचाने का एक द्वंद्व है जी। जैसा कि आपने कहा कि 1964 में बिहार सरकार के द्वारा अधिग्रहित की गई थी जमीन और केंद्र को दी गई थी, रक्षा मंत्रालय को दी गई थी जी। और उस वक्त जो नरसंहार हुआ, जो प्रैक्टिस मैनोवर फील्ड फायरिंग रेंज हम लोग कहते हैं, लाइट मशीन गन का वहाँ पर और आयुध जो होते हैं उनका प्रयोग करना था जी। और उस वक्त से ग्रामीणों ने इनका विरोध करना शुरू किया। क्यों विरोध किया? क्योंकि वो घने जंगलों से आच्छादित गांव हैं, वहाँ आदिवासी रहते हैं, वहाँ प्रिमिटिव ट्राइब्स रहते हैं, आदिम जनजाति समाज के लोग रहते हैं, बहुत गरीब समाज के लोग रहते हैं, खेती बाड़ी पर उनका जीवन निर्भर करता है जी। तो लोगों के संज्ञान में जब ये आया कि सरकार वहाँ पर मैनोवर फील्ड फायरिंग रेंज करना चाहती है और 1741 वर्ग किलोमीटर, मुझे आंकड़ों में मैं कुछ कह सकता हूँ, लेकिन इतनी बड़ी आबादी के साथ करीब 245 गांव और 2.5 लाख से ऊपर जो है वहाँ के लोगों को विस्थापित करके फील्ड फायरिंग प्रैक्टिस करना था। देश की रक्षा करके, देश की रक्षा के लिए गांव में के लोगों के बीच में गोलियां चलानी थी, जंगल में प्रैक्टिस करना था, उसको सेना के जवानों को वहाँ ले जाकर प्रैक्टिस करना था जी। और ये धीरे धीरे आग लगता गया, लोगों के बीच में बढ़ी बात। ये सामाजिक अच्छा रतन दा, माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ। शुरुआत में जब बात निकली तो कहा गया कि 7 गांव थे। अचानक अधिसूचना का विस्तार तो हुआ ही, 250 गांव चले आए बिना किसी ग्रामीणों की सहमति के, बिना कोई उनसे राय मशविरा किए। ये किया किसने था? ये बिहार सरकार का मामला था, केंद्र सरकार का मामला था, और क्या कभी बातचीत करने की कोशिश हुई थी क्या? देखिए, एक तो हमको इसके इतिहास पर ये भी जानना चाहिए कि कुछ कानूनी पक्ष जो है, आपको मालूम होगा कि देश में भूमि अधिग्रहण कानून 1894 लागू हुआ था जी। और उस वक्त जी। ये जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है झारखंड हमारा, यहाँ 2 कानून हमारे साथ साथ चल रहे थे। एक तो छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट, बिल्कुल, और दूसरा संथाल परगना टेनेंसी एक्ट। तो ये दोनों एक्ट के रहते भारत सरकार, उस वक्त जो जिसकी भी सरकार रही होगी, वो 1894 के कानून के तहत यहाँ के दोनों कानून के उल्लंघन करके
जबरन अधिग्रहण किया गया। तो ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कोई बात नहीं होगी, दोनों के बीच सहमति हुई और दोनों कानून का उल्लंघन करके उन्होंने 1894 के तहत ये जमीन लिया। तो इसमें सीधा सीधा है कि कानूनों का उल्लंघन करके और बिना समाज से बात किए हुए, बिना सहमति के, क्योंकि गांव की अपनी व्यवस्था है, अपनी पारंपरिक व्यवस्था, बिना सहमति के उन लोगों ने जमीन अधिग्रहण किया। इसी क्रम में जब ये आंदोलन चलता गया, बढ़ता गया, तो वर्ष 1991-92 में बिहार सरकार ने ये फिर से जमीन को 245 गांव और 2.5 लाख लोगों को विस्थापित करने की जो अधिसूचना थी उसको विस्तार करते हुए 2002 तक किया। 2002 तक इसको क्या कि इसका ये जमीन अधिग्रहण की जाएगी, इसको विस्तार किया जाएगा, उसको 2002 तक लाया गया। लेकिन बिहार सरकार ने क्या की, फिर चालाकी की और 1999 में फिर इसको बिना अवधि पूरा होते 2022 तक एक्सटेंड कर दिया। तो ये जो सरकार के बीच में, केंद्र सरकार के बीच में और बिहार सरकार के बीच में ये जो चल रहा है ना, ये गलत है। तो इसीलिए हमारा ये कहना है कि ये जो लुका छिपी का सरकार जो खेला खेलती है, जब आदिवासियों के, झारखंडियों की जमीन के साथ जो लूट मार का ये बचा, ये बहुत सिलसिला पुराना है केंद्र सरकार के साथ। सिर्फ झारखंड की बात नहीं, कई आदिवासी ऐसे इलाके हैं, ट्राइबल जगह है जहां पे लगातार, चाहे छत्तीसगढ़ में भी आंदोलन इसी तरह का चल रहा है, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, वहां बलराम जी सवाल यहीं से निकलता है, पेशा यहां लागू है, ग्राम सभा सबसे महत्वपूर्ण है, बिना ग्राम सभा के सहमति के क्या राज्य या केंद्र सरकार 1471 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र से लोगों को विस्थापित कर सकती है? हाँ, ये तो पेशा तो 96 के बाद का है, लेकिन जिस दिन हमारा देश का संविधान लागू हो गया और जिस दिन हम लोग ये कहें कि हम लोकतांत्रिक देश में आ गए हैं, इस देश जो चलेगा वो लोकतांत्रिक तरीके से, और इस तरह से ये लोकतंत्र पे पहला चोट, ये जो घटनाएं हैं ये पहला चोट के रूप में हम देखते हैं कि जिसमें किसी से भी कोई सहमति नहीं लेना और सरकार एक फैसला जिसमें ना सिर्फ गांव उजाड़ना, लोगों को उजाड़ना, बल्कि एक जो नेचर, एक प्राकृतिक जो बैलेंस है उसको भी उजाड़ने का काम किया। और फिर वो 2.5 लाख लोग जाएंगे कहाँ? वो 2.5 लाख लोग जाएंगे उनको बसाने के कोई करेंगे क्या, खाएंगे क्या, वहाँ प्रकृति, वहाँ के जीव जंतु, वहाँ का मौसम। आज नेतरहाट में आप गर्मी महसूस करते हैं, क्यों? आज से पहले पंखा की भी जरूरत नहीं, बोलती गर्मी में भी लोग कंबल ओढ़ना चाहे और ठंडा का ये था। तो ये पूरा चीज़ को बर्बाद करने का काम किया है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे यहाँ पे, हमारे देश में लोकतंत्र को, लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र को कमज़ोर करने का प्रयास इस तरह से शुरू हुआ जी। लेकिन झारखंड बनने के बाद पहला सरकार का ये दायित्व होना चाहिए था कि जितने इस तरह के कानून थे जो झारखंड आंदोलन में, जिसको हम सहमति नहीं थी हम यहाँ के लोगों की, जो हमारे खिलाफ कानूनी जो चल रहे थे, ऐसे कानून को, ऐसे नियमों को, ऐसे अधिसूचना को रिव्यू करके उसको रद्द करना। आपने लोकतंत्र को कमजोर होने की बात कही। प्रभाकर तिर्की जी, चूंकि आप कांग्रेस के नेता भी हैं, कई वर्षों तक आपकी पार्टी सरकार में रही, मौजूदा जो राज्य सरकार चल रही है वो आप ही की पार्टी के समर्थन से चल रही है, आदिवासियों का मुद्दा सेंटर स्टेज में है क्या? तो आप ही बताइए ना, ये 2.5 लाख लोगों का मामला है, 250 गांवों का मामला है। ठीक है, पहले की सरकार ने कुछ कर दिया होगा, मौजूदा राज्य सरकार के पास कुछ विकल्प नहीं है क्या? कभी भी ये मामला किसी ने उठाया, चाहे विधानसभा हो या केंद्र सरकार के सामने हो? देखिए, पहली बात तो ये कि ये मुद्दा सेंटर में है, इसीलिए कि मैं खुद भी एक जिम्मेवार जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं इस बात को लेकर काफ़ी गंभीरता से मैंने सोचा है। और कल जो वहाँ पे शपथ संकल्प दिवस जो मनाया गया है, उसमें हमारे जाने का मकसद यही है कि हम अपने माध्यम से उन मुद्दों को सरकार तक पहुँचाएंगे, और सरकार के पास ये मामले पहुंच चुके हैं। विधानसभा में अभी बहस हुई है 2 दिनों पहले, सरकार के सामने ये बात लाया गया है कि जो फील्ड फायरिंग रेंज का जो मामला है इसको रद्द किया जाना चाहिए, चूंकि 2000 तक इसको स्थगित किया गया। कहाँ है रद्द करने में, बताइए ना। देखिए, ये सरकार, देखिए नैतिकता हो या फिर ऐसे मुंहजबानी जमा खर्च की बात करें तो हर सरकार कहते हैं ठीक है रद्द किया जाना चाहिए, आदिवासियों को नहीं उजाड़ा जाना चाहिए, उनसे राय लेनी चाहिए, तो हम सुन लिए, पर करेगा कौन?
देखिए, ये राज्य सरकार को करना है। यहाँ से जिस तरीके से राज्य सरकार विधानसभा में निर्णय लेके केंद्र सरकार को भेजती है जी। कि भाई ये सिर्फ देश हित का मामला नहीं है, ये राज्य हित का मामला है, जनहित का मामला है। और जहाँ पर 245 गांवों का सवाल है, जहाँ पे 2.5 लाख आबादी का सवाल है, निश्चित तौर पर राज्य सरकार को इस पर विचार करके और केंद्र सरकार को भेजना चाहिए। चूँकि ये सिर्फ आबादी के साथ साथ आप उसमें 2-3 चीज़ों को और गौर करेंगे कि वो एरिया इको सेंसिटिव जोन के रूप में माना जाता है और इकोलॉजी के लिए जंगलों का रहना, पर्यावरण का बचना और क्लाइमेट का संतुलित होना, ये बड़ी बात होती है। तो इको सेंसिटिव जोन होने के नाते जो बायोडाइवर्सिटी है, ना सिर्फ लोग बल्कि वहाँ का वाइल्ड लाइफ, वहाँ के जो प्लांटेशंस हैं, ये जो बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी का बचना बहुत जरूरी है। मैं एक बात और इंगित करना चाहूँगा कि अभी पूरी दुनिया में सस्टेनेबल गोल एक इंटरनेशनल पॉलिसी बनी है, मिलेनियम सस्टेनेबल गोल, और जिसमें क्लाइमेट चेंज एक बड़ा मामला है। तो राज्य सरकार को यहाँ पे सोचना चाहिए कि जहाँ इंटरनेशनल पॉलिसी के तहत मिलेनियम सस्टेनेबल गोल को सामने रख के सरकारें काम कर रही हैं, तो यहाँ इस मामले में ये बड़ी बात होगी कि अगर हम उसको एक तरफ मिलेनियम सस्टेनेबल गोल की बात करेंगे, दूसरी तरफ फायरिंग रेंज बना के लोगों की आबादी को डिस्टर्ब करेंगे, वहाँ के क्लाइमेट को डिस्टर्ब करेंगे, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है। तो अभी तुरंत इस पर बहस करके और इस पूरे प्रोजेक्ट की, चूंकि प्रोजेक्ट पुराना है और इस बीच में और कई अभी प्रैक्टिस चल भी नहीं रही है, वो कई सालों से बंद है, पॉलिसियां बदल गई हैं। अभी 2013 में जो लैंड एक्विजिशन एक्ट आया है, उसके अंदर में ग्राम सभा को अधिकार दिए गए हैं पेशा कानून को सामने रखते हुए। और ग्राम सभा को जब आपने अधिकार दे दिया है और इसके पहले का जो प्रोजेक्ट है, तो इसकी समीक्षा तो जरूरी है। तो राज्य सरकार को इसकी समीक्षा करके नए सिरे से इन तमाम बातों को रखते हुए, इंटरनेशनल पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए, क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए, जनहित के मामले को ध्यान में रखते हुए इसको भेजना चाहिए कि ये परियोजना निश्चित तौर पर रद्द होनी चाहिए। अच्छा रतन तिर्की जी, हम लोग हर कोई CNT एक्ट की बात कर रहे हैं, पेशा कानून की बात कर रहे हैं, ग्लोबल मिलेनियम गोल जो क्लाइमेट चेंज का है उसकी बात करें। आप बताइए ना CNT जी हाँ रतन तिर्की जी, आप बताइए ना, CNT एक्ट यहाँ लागू है, CNT एक्ट की कौन सी ऐसी धारा है जिसका यहाँ सख्ती से पालन हो रहा है? आदिवासियों की जमीन का लूट आपको पता है, 1932 का जो खतियान वाला मामला चल रहा है वो आपको पता है, अभी तक ये डोमिसाइल तक ये नहीं कर सके, स्थानीय कौन है इसकी भी परिभाषा नहीं है, जो छेड़छाड़ हो रही है जो CNT एक्ट या आदिवासी अधिकारों के साथ, वो ऊपर से लेके नीचे तक के स्तर पे है। एक थाने का दरोगा से लेके, और बोलना नहीं चाहिए, राज्य के मुख्यमंत्री तक पर आरोप लगते रहे हैं। नियत है क्या आदिवासियों को अधिकार देने की? देखिए, इच्छा शक्ति तो नहीं। आप देखिए, ये तो हम पहले से ही जान रहे हैं कि बिहार सरकार के समय हमारा क्या हुआ और केंद्र सरकार के जब राज्य बनने के बाद हमारी क्या 22 साल हो गए ना राज्य बने हुए 21 साल 22 साल जवान। हम लोग बार बार ये कहते हैं, कई बार मीडिया में कहा था कि जवान झारखंड है, चिल्लाता हुआ चिल्काता हुआ झारखंड है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। मैं जहाँ तक आपने CNT SPT एक्ट की कही और पेशा कानून की बात कही, ये सब जान रहे हैं कि यहाँ एक चीज़ मैं स्पष्ट कर दूं कि 1990 के बाद जितने भी हस्तांतरण हुए हैं वे अवैध हैं। ये स्पष्ट है कि 1990 बिहार सरकार के रहते रहते 1990 के बाद के कानून है, ये कानून है कि जितने भी है वो लैंड एक्विजिशन एक्वायर किए गए हैं वो अवैध रूप से है। इसके सारे दस्तावेज हम लोग के पास है। दूसरी बात, ये जो स्थानीयता की बात और जमीन अधिग्रहण की बात आ रही है, ये स्पष्ट है, कई बार हम लोगों ने कहा, मैं आज भी बहुत दावे के साथ करता हूँ कि ये सामने बात आ चुकी थी कि बिहार सरकार ने 1982 में कर्पूरी ठाकुर की अध्यक्षता में एक बैठक बुलाई थी और उन्होंने कहा था कि राज्य में रतन तिर्की अगर रांची जिले का निवासी है, अगर उसका खतियान में उसके पूर्वजों के साथ उनका नाम है, उनके पूर्वजों का नाम बास्केत और खतियान में नाम दर्ज, तो रतन तिर्की कहाँ का स्थानीय माना जाएगा? रांची जिला का स्थानीय माना जाएगा। और इसी को बाबूलाल मरांडी जब मुख्यमंत्री बने, उन्होंने जहाँ जहाँ झारखंड लिखा था वहाँ, जहाँ जहाँ बिहार लिखा था वहाँ झारखंड के लागू किया। क्या समस्या थी? कोई समस्या नहीं थी। ये एक राजनीतिक प्रपंच हुआ सारे दलों का,
कोई भी दल नहीं चाहता था कि यहाँ पर उसके जो वोट की जो राजनीति है, ये 19, 20, 22, 23 जो है ये गड़बड़ हो। और उन्होंने ये पूरे ताक में रहते थे और ताक के साथ इन्होंने क्या क्या या हाईकोर्ट में केस कर दिया। हाईकोर्ट ने क्या कहा? हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि ये 1932 एक दरोगा नियुक्ति का मामला था। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने कहा कि ये 1932 का खतियान ये नहीं माना जाएगा और इसमें जो रिजर्वेशन पॉलिसी की बात की गई है 70%, 70%, 50% से ऊपर, वो नहीं माना गया। लेकिन इसको रद्द किया करके हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि राज्य सरकार अगर चाहे तो अपनी स्थानीय नीति बना सकती यहीं है। पे जी। तो ये हुआ। अब क्या हुआ? कई सरकारें आई, यूपीए की सरकार आई, कई तरह के कई मुख्यमंत्री यहाँ बदले गए, किन्हीं ने हिम्मत नहीं किया। आज जो हल्ला कर रहा है कि स्थानीय, बड़ा मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि वो लीडर जो 20-21 साल से आज वो खतियान की बात कर रहे हैं, 32 की खतियान की बात कर रहे हैं, उस वक्त कहाँ थे वो लोग? तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये जो स्थानीय नीति है इस पर हिम्मत करने की आवश्यकता है। और जमीन अधिग्रहण के मामला है, 32 का खतियान क्या है? 32 का खतियान क्या है कि आप अपने स्थानीय स्कूलों में मातृभाषा शिक्षा देना शुरू कर दीजिए। 32 का खतियान क्या कहता है कि यहाँ पर जो जमीन अधिग्रहण किया है, अवैध रूप से अर्जित की गई है, जमीन ली गई, उसको वापस कर दीजिए। यहाँ के स्थानीय लोगों को यहाँ के नौकरियों में ये बलराम जी, लेकिन वापस करेगा कौन? क्योंकि लगभग हर दल के नेता हो, अधिकारी हो, जो भी प्रभावशाली व्यक्ति है, कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व है। देखिए, मानना पड़ेगा वो इतने ताकतवर लोग हैं कि नियम कानूनों को तोड़ना मड़ोड़ना, उसे अपने तरह से डेफिनेशन डिफाइन करना उनका काम है। आपको लगता है कि झारखंड में जो मौजूदा राजनीतिक स्थिति है, बलराम जी, ये संभव है? नहीं, संभव तो है, मुश्किल है, लेकिन ये जरूर है। आपको लगता है कि हेमंत सोरेन ये करेंगे? नहीं, ये नहीं लगता है कि कोई भी सरकार में आ जाए, कोई भी मंत्री हो, कोई अफसर हो, उसके अंदर यह इच्छा शक्ति हो जाएगा, ऐसा नहीं लगता है। लेकिन जो झारखंड का इतिहास रहा, जो संघर्ष का इतिहास रहा, अगर नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज को इतने साल तक रोक सकते हैं तो यही संघर्ष का इतिहास बनेगा कि ये जमीन को वापस लोग लेंगे। ये सरकार देगी, ये हम नहीं उम्मीद करते हैं। नहीं, ये संघर्ष सुविधा के अनुसार होती है ना, लोग कि जब इसको विरोधी जब विपक्ष में हो तब का संघर्ष का और तेवर कुछ और होता है, जब सत्ता में आते हैं तो फिर कुछ और हो जाता है तेवर। ये जो सत्ता का संघर्ष में इन मुद्दों का इस्तेमाल होना, वो एक अलग चीज़ है जी। और जनता का संघर्ष जो सत्ता के लिए नहीं बल्कि सत्ता को चुनौती देने के लिए होता है, वो एक अलग बात होती है। तो मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये जो संघर्ष है, जन संघर्ष है, ये सत्ता को चुनौती देने वाली है और सत्ता में बैठे लोग नहीं चाहते हुए भी उसको करना पड़ेगा। जी जी। और जो सत्ता के लिए मुद्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो जो संघर्ष प्रभाकर तिर्की जी, ब्रेक पे जाना है, उससे पहले एक आखिरी सवाल आपसे छोटा, चूंकि आप राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, आप लोग बार बार ये कह रहे हैं कि यहाँ पंचायत चुनाव होगा और साथ साथ चूंकि अब पेशा और CNT एक्ट की बात आ ही गई है फायरिंग रेंज के बहाने, तो आप बताइए कि जिन जगहों पे पेशा एक्ट लागू है, क्या वहाँ पंचायत चुनाव हो सकते हैं? दूसरी बात, एक और केंद्र सरकार की एक योजना है जिस पर शायद बहुत सारे लोगों का ध्यान नहीं गया है, भू स्वामित्व योजना कहती है कि हम ड्रोन से एक सर्वे करेंगे और जहां पे जिसके पोसेशन में जो लैंड है उसके नाम पे कर देंगे। कितनी खतरनाक साजिश है, आप समझ रहे हैं? जी, देखिए, इस बात पर तो पहले भी हमने खुलकर कहा है और अगर पार्टी लाइन की बात करें तो हमारी पार्टी के अंदर में ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, चूँकि कांग्रेस पार्टी के समय में ही पेशा कानून अस्तित्व में आया है और इस पर कई चीज़ें हुई हैं। गवर्नर्स, पूरे देश के 5th शेड्यूल क्षेत्र के गवर्नर्स की मीटिंग है, उसकी मीटिंग के मिनट्स में स्पष्ट कहा गया है कि 5th शेड्यूल के जो प्रोविजंस हैं उसका अनुपालन सुनिश्चित होना चाहिए। उसके अलावे जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे 2013 में, तो एक हाई लेवल कमेटी बनी थी 5th शेड्यूल एरिया के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में और उसके रिकमेंडेशंस हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने कानून बनाया भी और कांग्रेस पार्टी ने कानून के इम्प्लीमेंटेशन के लिए समय समय पर उसकी समीक्षा करके उसका प्रयास किया गया है। अभी मैं ये जरूर मानता करवाया क्या, बताइए? नहीं, ठीक है, अभी मैं मानता हूं कि झारखंड में बहुत समय के बाद, बहुत वर्षों के बाद सरकार में आने का मौका मिला है। निश्चित तौर पर ये जो आवाज़ें आ रही हैं
इसको पार्टी समझेगी और समय पर इसका ठीक है, भी देख निदान ये होगा। तो समय बताएगा कि कांग्रेस इन बातों को समझती है या सिर्फ जुबान पे ही बयानबाजी में चलता रहता है। बात घूम फिर कर वहीं आती है, चाहे दिल्ली का किसान आंदोलन हो या फिर नेतरहाट का जो फील्ड फायरिंग रेंज के विरोध में वो संघर्ष समिति का गठन। मामला अपनी जमीन बचाने की है, मामला अपनी संस्कृति बचाने की है, और मामला ये है कि आम लोगों का अधिकार क्या आज आम लोगों के पास है या सरकारी जोर जबरदस्ती, उनकी ताकत के सामने आम लोगों के अधिकार का कोई मायने ही नहीं रहा। और शायद यही वजह है कि राकेश टिकैत आए होंगे ये झारखंड में। प्रभाकर दा, सवाल जहां से मैंने छोड़ा था वहीं से शुरू करता हूं। झारखंड में भू स्वामित्व योजना लागू करने की बात है और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में खूंटी को चुना गया है। खूंटी ऐसा इलाका जहां ऑलरेडी CNT एक्ट है, पेशा कानून लागू है, क्या वहां इस तरह की योजना कि ड्रोन से मैपिंग करके जिसके पोजीशन में जो लैंड है उसके नाम पे कर दिया जाए, ये संभव है? और ये क्या कानूनी है क्या? देखिए, ये पूरी तरह से कॉन्ट्राडिक्टरी है। आप भू स्वामित्व एक मामला जो अभी सरकार ने लाया है, ये संविधान के अंदर जो लैंड राइट्स को लेकर प्रावधान किए गए हैं, CNT एक्ट के जिन प्रोविजंस को 9वीं अनुसूची में डाल के CNT एक्ट को सुरक्षित रखने का जो मामला है, संविधान के अंदर आज भी एग्जिस्ट कर रहा है। आप उसके कॉन्ट्राडिक्शन में भू स्वामित्व कैसे या ला सकते हैं? नहीं तो हेमंत सोरेन हो, रामेश्वर उरांव हो, रेवेन्यू मंत्री है ना, इन लोगों को विरोध करना चाहिए था। डेफिनेटली विरोध करना चाहिए। जब पायलट प्रोजेक्ट के रूप में खूंटी का चयन हुआ उस वक्त कहां थे? मैंने तो कोई बयान नहीं सुना उस वक्त मोदी सरकार से कुछ बात की हो या फिर कभी कोई मीडिया में आके कुछ कहा हो खुल के। वो तो अभी है विनोद सिंह जो अभी वर्तमान विधानसभा में उन्होंने आवाज उठाई या खूंटी में कुछ ग्रामीण इकट्ठे हुए तब रामेश्वर उरांव भी कुछ बोले। देखिए, एग्जिस्टिंग एक कानून नहीं है, CNT एक्ट 9वीं अनुसूची में शामिल है जी। लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंदर में आपने पेशा कानून के तहत ग्राम सभा को अधिकार दिया है। ग्राम सभा के अधिकार के तहत ये स्पष्ट है कि ग्राम सभा अपने क्षेत्र के जमीनों के विवाद का निपटारा खुद कर सकती है। तो और अगर उसका अवैध हस्तांतरण हो रहा है उसको रोक सकती है। तो एग्जिस्टिंग ऑलरेडी कस्टमरी लॉ को बेस करके जो कानून बना दिए गए हैं उसके रहते हुए ये नई बात बिल्कुल पूरी तरह से विरोधाभासी है, ये गलत है। और मैं कहूंगा जरूर कि सरकार, हमारे राज्य की सरकार को, कांग्रेस की सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, इस पर गंभीरता से विचार होनी चाहिए। और नहीं तो अभी देखिए, खूंटी में सुगबुगाहट हुआ है पायलट प्रोजेक्ट, तो वहां जनता भी सुगबुगाहट हो चुका है। अभी 20,000 लोग वहां एकत्रित हुए थे इसका विरोध करने के लिए, तब बात हुई है सरकार और उसको रोका गया है। लेकिन सिर्फ रोकना उसका समाधान नहीं है, इस पर चर्चा करके इसको हमेशा के लिए कस्टमरी लॉ को फिर से एग्जिस्टेंस में लाने की बात है, ताकि लोगों को लगे। रतन तिर्की जी, आप ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में रहे हैं, ये सारे मामले जो भी हम बात कर रहे हैं, चाहे नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज का मामला हो, भू अधिग्रहण का मामला हो, पेशा कानून का मामला हो, ये अभी नया भू स्वामित्व योजना, खैर आपके समय में नहीं था, इस तरह की बातें वहां भी तो आती होंगी, वहां भी तो चर्चा होता होगा। देखिए, एडवाइजरी काउंसिल है ना वो। देखिए, जब मैं जनजातीय परामर्श दात्री परिषद का सदस्य रहा, मैंने कई ऐसे सवाल प्रस्ताव में लाए जिसमें अब अभी भू स्वामित्व की बात आ रही है। जी जी, मैं आपको थोड़ा सा और पीछे ले चलता हूँ। ये जो आपने कहा कि ड्रोन से सर्वे किया जा रहा है, इससे पहले जो खूंटी को जो पायलट के रूप में देखा गया, ट्रेडिशनल लीडर के जो पारंपरिक जो अगुवागण है उसके बीच हम लोग जाके काम कर रहे थे। इसी दरमियान हम एक नोटिस, देखिए कितनी चालाकी के साथ ये जो प्रभाकर जी और हम लोग सारे लोग बात कर रहे हैं 5th शेड्यूल की, 5वीं अनुसूची की, कोई भी अधिसूचना अगर आएगी तो राज्यपाल के से बिना एक वो पारित हुआ उसके उनको दिखाए बिना नहीं जाता है। आप ये बताइए कि खूंटी में सीओ जो है और जो बानो के जो सीओ हैं, लचड़ागढ़ के जो सीओ हैं, इन जो वो अंचलाधिकारी है, वो लोग एक नोटिस जारी किए कि जिनकी जमीन है वो उनके खतियान में जो मेरे, जैसे मान लीजिए मेरी जमीन वहाँ है, मेरे दादाजी का नाम बड़का बुधवा उरांव है, वो मर गए और रतन तिर्की अभी उसका वारिस है, उसके फादर भी, मेरे पिताजी भी मान लीजिए कि नहीं है सपोज, तो अब वो उनका नाम हटा देगा वहाँ से। तो आप सोचिए खतियान में कितनी बड़ी मैंने साजिश रची जा रही है। मैं आपको विश्वास से 1 सेकंड 2 मिनट लूंगा आपका।
उन्होंने, और वो हमको देना है कि मेरे ये दस्तावेज देना है कि मेरे दादाजी नहीं रहे, बड़का उधवा नहीं रहे, मेरे पिताजी नहीं रहे, अब मैं हूँ तो मेरा नाम चढ़ेगा। तो अब देखिए पूरे खतियान को आप खत्म कर रहे हैं। एक पुरखा जो मेरा, जिसके साथ मेरा एक पूरा वंश चल रहा है, वंशावली चलती है, उस वंशावली को आप खत्म करने की साजिश कर केंद्र सरकार ने जानबूझकर ऐसा किया। और राज्यपाल, इसको राज्यपाल की जिम्मेवारी बनती, चूंकि ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, उसने नहीं रोका। और ये देखिए कितनी बड़ी साजिश होती है। लेकिन आपने ये भी कहा कि यहाँ के जो मंत्री हैं, अरे मैं भी, आप कहाँ हैं, इनको तो जानकारी नहीं मिलती है, ये राजभवन से संपर्क में रहना ही नहीं जानते हैं, ये इनको कानून की जानकारी नहीं। सच्चा ये है, ये अध्ययन नहीं करते हैं। अगर ये अध्ययन करते तो उस पर बोलते, इनको अध्ययन जानकारी नहीं है कि ड्रोन से भी सर्वे हो रहा, और ड्रोन से ये योजना आई है, ये सरकार, केंद्र सरकार की योजना है। वो अगर हंगामा नहीं होता, अगर ग्रामीण नहीं जमा होते, तो मैं तो सही, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, यहाँ से आधे से ज्यादा विधायक को तो पता ही नहीं था कि इस तरह की योजना भी चल रही है। तो ये जो है, ये जो कॉन्स्पिरेसी, ये साजिश चल रहा है, ये एक पूरी तरह से आदिवासी और झारखंड में जो रहने वाले उनको खत्म करने की, कि पूरे खनिज संपदा के मालिक हम हैं, पेशा कानून हमारे साथ है, समता जजमेंट मेरे साथ है, सारा CNT SPT काम, तो इन सब कानून के रहते लगता है कि यहाँ के जो ये है दलित पिछड़े समाज के आदिवासी लोग, उनके हाथ में जो सत्ता आएगी तो हम लोग को नहीं चले। एक पूरी तरह कंस्पिरेसी है, साजिश है। बिल्कुल। अच्छा बलराम जी, एक सवाल जो मैं प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ, जो कि धरती पर उतरकर हम भी देखते हैं। ठीक है, रतन तिर्की पढ़े लिखे हैं, प्रभाकर तिर्की रांची में रह रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, इन्होंने कुछ अध्ययन किया है, ये विरोध में आवाज़ उठा सकते हैं। ज़रा उन गाँवों में जाकर हालात देखिए, जहाँ हो सकता है कोई पढ़ा लिखा ना हो सकता है कि कोई ऐसा आदिवासी हो जिसको कानून की जानकारी भी ना हो, बेचारा कोर्ट कचहरी तक नहीं जा सकता, उन पर क्या बीती होगी, ये आप अच्छी तरह महसूस कर सकते हैं। आप जमीन पे जाके काम करते हैं। हाँ, वो तो दिख रहा है, पूरे राज्य में दिख रहा है। और हम ये कह सकते हैं कि राज्य में नहीं बल्कि देश में। और उनको तो अपने जमीन, अपना घर बचाने के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ता होगा। इसलिए वो जो लोकतंत्र में बहुत ज़रूरी है कि ट्रस्ट होना, सरकार में एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति, सरकार के प्रति भरोसा होना लोगों का, ये भरोसा खोते गया है। और हमारे झारखंड में सबसे ज़्यादा ये दिखता है कि आप कोई अच्छे चीज़ के लिए भी अगर सरकार के लोग जाएंगे तो लोगों को विश्वास नहीं होगा। उसके इलाज के लिए जाएंगे, अभी वैक्सीनेशन का जो चल रहा था ड्राइव, लोग भरोसा नहीं कर रहे थे कि ये हमारे हित में है। तो ये विश्वास कैसे बनेगा? जब आप कोई भी कार्यक्रम लेके आते हैं, कोई पॉलिसी लेके आते हैं, तो आप लोगों से कोई मशवरा नहीं, कोई ओपिनियन नहीं, कोई ये नहीं, और सारे कानून को ताक पे रख के, जो आम लोग समझते हैं कि सब कानून को किनारे करके आप एक फैसला थोपने का कोशिश करते हैं। और झारखंड 40-50 साल से ये झेलते आया है। प्रभाकर दा, आप चूंकि कांग्रेस पार्टी में जुड़े हैं, आप बताइए ना, जो सरकार चल रही है, आपके कांग्रेस के 4 मंत्री हैं ना, कितनी बार कौन सा बयान, बंधु तिर्की को अगर छोड़ दूं तो कौन सा ऐसा नेता है बड़ा, कौन सा ऐसा मंत्री है जिन्होंने इन सब मुद्दों पे, जो यहाँ जमीनी मुद्दे हैं, चाहे 1932 खतियान की बात कर रहे हैं, पंचायत चुनाव की बात कर रहे हैं, ये पेशा कानून की बात कर रहे हैं, भू स्वामित्व योजना की बात कर रहे हैं, कब कब उठाया इन्होंने? ये हैं किस दुनिया में? कट चुके हैं गाँव से। मैं तो घर के अंदर रह के और इन सारी बातों को लगातार लाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं अभी फिर ये भी आलोचना करूँगा कि थोड़े दिनों पहले पार्टी में एक चिंतन शिविर हुआ था, बिल्कुल, और राष्ट्रीय नेता भी आए थे। मैंने वहाँ भी मैंने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की कि उस पूरे चिंतन शिविर में ये सारे मुद्दे गायब थे। आदिवासी मामलों पर कोई चिंतन नहीं हुआ। नहीं। और आज एक कार्यक्रम हो रहा है रांची में या पूरे राज्य में महंगाई के खिलाफ, जहां जनता अपनी जमीन के अधिकार के खिलाफ लड़ रही है, जहां जनता ड्रोन सर्वे के भू स्वामित्व के खिलाफ लड़ रही है, आप महंगाई के खिलाफ आंदोलन लेके कहां जाना चाहते हैं? रांची के ये तो यहीं से आंदोलन ये तो मामला गड़बड़ है। देखिए, ये मिसगाइडिंग है। जनता को आप सही लाइन पर, ट्रैक पर लेके जाना नहीं चाहते हैं, जनता मिसगाइड हो रही है। आप महंगाई की लड़ाई लड़ना चाहते हो, यहाँ मुद्दा कहीं और है। तो मैं फिर कहना चाहूंगा कि मुद्दे पर जब तक नहीं आया जाएगा, जनता देख रही है कि कौन क्या कर रहा है, आने वाला समय बताएगा। रतनदा, एक और सवाल जो ये है, जो हम देख रहे हैं राजनीतिक दलों की बात करें, मैं किसी एक पार्टी को दोष क्यों दूं? आप जिस वक्त ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में थे, उस वक्त यहाँ लैंड बैंक बनाया गया था।
राजवाला वर्मा थी, बहुत हमने बयान सुना था। उस लैंड बैंक का जहाँ जहाँ बना और जो स्थिति है वो आप समझ रहे हैं कि क्या है। उस टाइम भी यही काम हो रहा था और कुछ ज़्यादा बृहद पैमाने पर हो रहा था। अभी हो सकता है कि स्पीड कम हो थोड़ा। देखिए लैंड बैंक आदिवासी जमीनों के बंदरबाट का बात कर रहा हूँ। देखिए लैंड बैंक एक बहाना था। लैंड बैंक क्या था? लैंड बैंक में सरकार चाहती थी कि जो CNTSPT संताल परगना टेनेंसी एक्ट और नागपुर टेनेंसी एक्ट के तहत वो उसको दरकिनार करके वो उसमें जो प्रावधान है उसको दरकिनार करके एक लैंड बैंक सरकार बनाना चाहती थी विकास के नाम जमीन से। हो जाएगी उस पर तो CNT रहेगा विकास, नहीं। हाँ, विकास के नाम पर HEC की वो तरह लैंड बैंक प्लॉट बनाना पे बेच चाहती देंगे। और जितने गैर गांव, हम लोग इस बात को क्यों भूल जाती है सरकार, हम लोग क्यों भूल जाते हैं, सरकार के जो नुमाइंदे ये क्यों भूल जाते हैं कि गांव में जो गैर मजरूआ जमीन है वो गांव की संपत्ति है, उसको आप नहीं ले सकते हैं, उसको अधिग्रहण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसी से उसका जब गांव टिका हुआ है। और जंगल के बीच के जंगल के बीच में जो हमारे आदिवासी रहते हैं, झारखंड के लोग रहते हैं, उनका जीवन जो है वो उसी जमीन से जुड़ा हुआ रहता है। तो इन सारे जमीन को वो लेके एक लैंड बैंक बनाना चाह रही थी और कई जगह सक्सेस भी हुआ, कई जगह बनाया है और अधिग्रहण भी किया है। लेकिन जहाँ जहाँ नहीं सरकार अधिग्रहण कर पाई वहाँ वहाँ विरोध हुआ और लैंड बैंक अब आज की तिथि में समझिए कि इतना भारी विरोध हुआ कि अभी सरकार के वो सब सारे चीज़ अभी बंद पड़े हैं। लेकिन इसमें दो चीज़ हमको समझ में आ रहा है कि सीधा यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये दोनों हमारे राज्य के लिए जो बने बनाए कानून है जिससे हमारे ज़मीन की रक्षा होती है, जो CNTSPT एक्ट है, पेशा कानून जो भी है जो होता है, उसको सीधा वो नहीं ये करते। वो सिर्फ कानून बनाए जा रहे हैं लेकिन उसकी नियमावली नहीं बनाई जा रही है। तो नियमावली जब तक इन कानून के नहीं गा CNT राज्यपाल, अब भाई हमको ये समझ में नहीं आता कि राज्यपाल इतने गूंगे क्यों हो जाते हैं। भाई आप कस्टडियन हैं, आप लाट साहब है 5th शेड्यूल एरिया के, 5वीं अनुसूची के आप मालिक हैं, आप कानून की गारंटी सुरक्षा की गारंटी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का जिस तरह गठन हुआ तो राज्यपाल ने फाइल लौटाया ना, फिर उसके बाद हुआ क्या? मैं समझ रहा हूँ राज्यपाल ने, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि प्रभात कुमार से लेके आज तक कितने राज्यपाल ने अपने अधिकार का निर्वहन किया, कितने अपने अधिकार को उन्होंने राज्य के जनता के लिए रखा। सिर्फ राज्यपाल के अधिकारों की अगर हम चर्चा करेंगे, ये बात अलग है कि राज्य सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है कि दोनों के बीच समन्वय होना, लेकिन राज्यपाल कस्टडियन होते हैं। राज्यपाल राज्य को निर्देश दे सकती है। राज्यपाल आज भी जितना जमीन अधिग्रहण हो रहा है राज्यपाल के आदेश से अधिसूचना जारी होती है। तो क्या इसकी जानकारी राज्यपाल को नहीं है कि वहाँ पर CNT एक्ट कानून का उल्लंघन हो रहा है? क्या संथाल परगना में आदिवासियों की जमीन का हस्तांतरण, क्या राज्यपाल को जानकारी नहीं होती है? सब होती है, लेकिन ये एक कॉन्स्पिरेसी है। मैं यही कह रहा हूँ ना कि राज्यपाल ही सबसे जिम्मेवार व्यक्ति हैं, हमारे कस्टडियन, उनको ध्यान में लेना चाहिए। बलराम जी, मैं उस तरह का पत्रकार नहीं हूँ जो हमेशा दूसरों की तरफ उंगली करूँ। मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ। जिस वक्त खूंटी में 15 से 20 हज़ार ग्रामीण भू स्वामित्व योजना का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे, मीडिया यहाँ कश्मीर फाइल्स दिखा रहा था। क्या मीडिया को भी सेंसिटाइज करने की जरूरत है कि देख आपका मुद्दा कौन सा होना चाहिए, आप हैं कहाँ? मैं झारखंड की बात करूँ, मैं क्यों दिल्ली की मीडिया की बात करूँ या क्यों कहीं की बात करूँ? अगर झारखंड में मैंने देखा, चाहे अखबारों की बात ले लीजिए, उनमें से कितने पन्ने खूंटी के आंदोलन को लेकर हैं, कितने पन्ने नेतरहाट में जो आदिवासियों का जो आंदोलन चला, राकेश टिकैत अगर ना आते तो कितना कवरेज मिलता। क्या आउट ऑफ टच अगर हम सिर्फ नेता या राजनीतिक दल क्या यहाँ के जो पत्रकार हैं, मीडिया है, वो भी आउट ऑफ टच है या फिर ये बिकाऊ मामले नहीं है, माने अखबार के पन्ने बिकते नहीं इससे? हाँ देखिए, अखबार के पन्ने बिकते हैं शहरों में, और शहर और गांव में झारखंड जैसे राज्य में, बिहार और उत्तर प्रदेश में अलग स्थिति है, लेकिन एक तरह से वर्सेस जैसा स्थिति बनते गया है। और मीडिया मुख्य रूप से शहर को फोकस करने वाला, शहर में उसके पाठक हैं, शहर में उसके दर्शक हैं, तो वो शहर को एड्रेस करना, और शहर में उसका बिजनेस भी है, शहर के ही प्रोडक्ट का विज्ञापन मिलता है, शहर में वो प्रोडक्ट बिकता है, तो हमारा जो ऑडियंस है वो शहरी है। तो मीडिया का पूरा फोकस शहर होता है, और दूसरा बड़ा ऑडियंस होता है वो पॉलिटिक्स है,
जिसमें आज वो पॉलिटिक्स फलाने ने ये कह दिया, फलाने ने वो कह दिया, सीपीसी टोपी पहन के आ गए तो कोई भगवा ड्रेस पहन के आ गया, उसमें मजा, कोई क्या शायरी मार दिया है तो किसी ने कोई कीर्तन कहा, यही मीडिया के मुद्दे हैं। तो ये उसमें मज़ा आता है लोगों को और ये मज़ा परोसने का काम करते हैं। तो समाचार चैनल और इंटरटेनमेंट चैनल का कोई अंतर नहीं रह जाता है। तो मीडिया का ये रोल है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ये है, वो मीडिया के लिए हो या आम शहरी के लिए हो या राजनीतिक लोगों के लिए, ये समझ नहीं पाते हैं कि पॉलिसीज़ के इशूज़ क्या है और इम्प्लीमेंटेशन के इशू क्या है। इसीलिए ड्रोन सर्वे वो खाली लॉ एंड ऑर्डर का मामला है या एडमिनिस्ट्रेशन का एक ऑर्डर इम्प्लीमेंट करने वाला मामला है या पॉलिसी इशूज़ है। जो पत्थलगड़ी मूवमेंट चल रहा था वो पॉलिसीज इशू था या सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का मामला था। तो ये नेतरहाट जो है वो पॉलिसी इशू है या इसका मामला है, तो ये नहीं समझ पाते, इसलिए इस पर प्रतिक्रिया इन लोगों की नहीं आती है। प्रभाकर तिर्की जी, मैं जैसे मीडिया की बात कर रहा था, या फिर आपसे एक सवाल से मैं पूछना चाहूँ, क्या शहरों के लोग गांव से कट चुके हैं? गांव के जो मुद्दे हैं वो रांची में नहीं बिकते, बोकारो में नहीं बिकते, जमशेदपुर में नहीं बिकते, या ये इस वजह से हो रहा है कि डेमोग्राफी अलग है, शहरों में वहाँ के लोग आकर बस गए हैं जिनको झारखंड से कोई लेना देना नहीं है, ये अपनी दुनिया में रहते हैं, ये दिल्ली बॉम्बे सब जगह देखेंगे, लेकिन उनके बगल में यहाँ से 30 किलोमीटर दूर खूंटी में क्या हो रहा है वो नहीं देखते। देखिए, ये तो हम लोग भी महसूस करते हैं जब गाँव में जाते हैं, और गाँव में ऐसी बात नहीं कि गांव में लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन गांव में जब कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं मिलता तो लगता है कि सारे पढ़े लिखे लोग अब शहरों में संकुचित हो गए हैं और सुविधा भोगी हो गए हैं। लोग शहरों के सुविधा से बाहर निकलकर गांवों की परेशानियों में लोग नहीं जाना चाहते हैं। आज सबके पास गांवों में खेती है, बाड़ी है, एग्रीकल्चर है, बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं, लेकिन फिर भी आज खेती कम हुआ है, फिर भी पलायन बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो लोग सुविधा भोगी होकर शहरों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, गाँवों की ओर उनका ध्यान नहीं है। तो जिन लोग खुद अपने गाँव की तरफ नहीं झांक कर देखना चाहते हैं, तो ये तो हमारा दुर्भाग्य है। और हम लोगों ने बार बार कहा है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनकी जिम्मेवारी बनती है, जिनका उत्तरदायित्व तो बनता है कि वो अपनी सोसाइटी को क्या देना चाहते हैं, बिल्कुल पे बैक टू द सोसाइटी, उनके अंदर में ये जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, एहसास नहीं है। बस तो अपने ये हमारा भी दुर्भाग्य है, हमारी भी कमजोरी है, जिसके कारण ये परिस्थितियां बन रही है। अंत में एक एक सवाल लूंगा तीनों से कि रतन दा, सॉल्यूशन कहाँ पे आता है? ठीक है, आंदोलन गांव के लोग कर रहे हैं, गोलीबारी हो जाती है, जब कोई बड़ा मामला होता है तो मीडिया की सुर्खियां बन जाती है, लेकिन हम जो लगातार जमीन का लूट देख रहे हैं, उनके अधिकारों का हनन देख रहे हैं, CNT एक्ट का उल्लंघन देख रहे हैं, कुछ नजर आता है उम्मीद की किरण? क्या करना चाहिए? इन सब सरकार को, ये देखिए, सरकार को हमेशा हम लोग दोष देते हैं, सरकार दोषी है, साथ साथ हम अपनी जिम्मेवारियों से भी हट रहे हैं। बिल्कुल, हम अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन नहीं करना चाहते। हम समझते हैं कि हम सब कुछ जानकार, हमको सब कुछ जानकारी है, हम कुछ कर लेंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सरकार और राज्य के बीच में, सरकार और प्रशासन के बीच में जो आम लोगों की भागीदारी है, उसको सुनिश्चित करने के लिए एक कदम आप बढ़ने की आवश्यकता है। जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने कहा कि जलवायु परिवर्तन पर बात होनी चाहिए, आज घर घर में चर्चा होनी चाहिए कि जीवन से जुड़ा एक जो जलवायु परिवर्तन है, पर्यावरण मेरा गड़बड़ा रहा है, यहाँ टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, अंटार्कटिका का वो गलता जा रहा है, इस पर चर्चा आज अभी तक, जैसा मैं देख रहा हूँ कि विधानसभा में एक बार का चर्चा है, कॉन्फ्रेंस में सिर्फ होता है, बड़े ये घर घर की बात होनी चाहिए अब। और जिस तरह से आज जो इलेक्ट्रॉनिक का ये है, मोबाइल सबके हाथ में, सब कुछ जानते हैं कि यहाँ जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ा इशू है पूरे विश्व के लिए, राज्य के लिए। अब जलवायु परिवर्तन हम गाँव के साथ ही हमको शुरू करना होगा कि सारी की सारी संभावनाएं जो शुरू होती है, जो शुरुआत होती है, वो गांव से ही हमारा हाथ। तो जंगल बचाने की प्रक्रिया, पेड़ लगाने की प्रक्रिया, तो ये जो ज्वलंत मुद्दे हैं राजनीति से हट के, इस पर हमको लगता है कि अब गौर करना बलराम जी, एक जो बार बार मेरे जहन में भी आता है, और हम आप प्रभाकर तिर्की जी हमेशा पिछली बार भी चर्चा करते रहे, क्या कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पे सारे राजनीतिक दल, समाज के जो अलग अलग वर्ग हैं, उन मुद्दों पर एक मंच पर आ सके और एक संवाद
का जो एक निरंतरता होनी चाहिए संवाद में। ये नहीं कि सरकार है तो सरकार कुछ अपनी कर रही है, जनता अपनी कर रही है, कोई कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, मीडिया के जरिए कर रहे हैं। कोई ऐसा कोई मुद्दा हो, इन सब मुद्दों पर एक साथ बैठे, जनता से की भी सुने सरकार भी कुछ कहे। ये कम हो रहा है क्या, ये बातचीत जो संवाद? ये तो संवाद, बिल्कुल संवादहीनता तो है। और जैसा कि प्रभाकर जी ज़्यादा बताएंगे कि विद इन पार्टी भी, माने एक पार्टी के अंदर में भी जो संवाद होना चाहिए वो संवाद नहीं है। जो हाईकमान या सुप्रीमो कल्चर जो पार्टी में हावी हुआ, वो उसका इंटरनल डेमोक्रेसी पे भी एक सवाल किया है। दूसरा है कि जिन लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं, जो हमारे वोटर्स है, जो हमारी जनता है, उनके साथ तो संवाद नहीं है। चुनाव के समय के अलावा हाँ बिल्कुल कम जाता है। तो वो संवाद बहुत ज़रूरी है। और ये संवाद सिर्फ लोगों के साथ नहीं, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि ये संवाद हमारे नेचर के साथ में, हमारे जंगल के साथ में, हमारे नदी के साथ में ये संवाद बनाने की ज़रूरत होगी। और इसका बहुत तरीका है, बहुत अच्छा से ये हो सकता है। और उम्मीद है कि ऐसे संघर्ष से ये संवाद। प्रभाकर जी, आखिरी सवाल है, वाइंड अप करना है। हमने संवाद की जो बात कर रहे हैं, जैसे ही कोई मंत्री बन जाता है या जैसे ही कोई विधायक बन जाता है, मन में एक क्षण के लिए जरूर आता है कि मैं कुछ हूँ, थोड़ा सा अलग हूँ इन लोगों से। कल तक जिन कार्यकर्ताओं के साथ खेतों के मेड़े पर बैठ के हम चना चबेना खा रहे हैं, मड़ुआ रोटी खा रहे हैं, जैसे ही मंत्री बन गए हम काफिला लेकर पहुँचते हैं। सामने वाला डर जाता है, जनता जो है ना वो देखता है कि नहीं अब ये बाबू साहब हो गए, अब इनसे हमको ज़्यादा नहीं बोलना है, नहीं तो ये करेंगे। इस चीज़ को कैसे तोड़ा जाए? देखिए, ये तो झारखंड का दुर्भाग्य है कि जिन लोगों को जनप्रतिनिधि बनाया जाता है, ये लोग आज भी भटके हुए लोग हैं, भटक गए हैं लोग, और भोली भाली जनता को गुमराह करके ये अपनी राजनीति दुकान चला रहे हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हमारा, और अभी भी वही स्थिति है। एक बात मैं बताना चाहूँगा कि कानून के अंदर में एक सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट है। बिल्कुल ठीक है, लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंदर में एक सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट है। सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट की एक बड़ी बात क्या है कि उससे प्रभावित होने वाले, डायरेक्टली जो लोग प्रभावित हैं, सिर्फ उनकी बात ही नहीं है, उसके किनारे जो लोग हैं प्रभावित लोग, उनकी भी बात है। लेकिन और उसमें स्टेक होल्डर्स की बात है। जब कोई बात आती है तो स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? सीधे ग्रामीण होते हैं, वहाँ का जनप्रतिनिधि होता है, सिविल सोसाइटी के पढ़े लिखे लोग होते हैं। लेकिन जब बहस होती है तो वहाँ सिर्फ ग्रामीण नजर आते हैं, नेता अपनी जिम्मेवारी से भाग जाते हैं। सिविल सोसाइटी के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अपनी जिम्मेवारी से दूर रहते हैं। तो जिनको जानना चाहिए, जिनको जो जानते हैं वो बोलते नहीं हैं, और जो बोलते हैं वो जानते नहीं हैं। बिल्कुल, नेता बोलते हैं, जानते नहीं हैं, इसीलिए विधानसभा में चर्चा नहीं होती है। और जो पढ़े लिखे हैं, सवाल भी उठता है तो स्तरीय चर्चा नहीं होती, मतलब कुछ उसके डेप्थ में जाके उसके पॉइंट को नहीं, बस तू मैं, आपने ये किया, आपने ये नहीं किया। सिविल सोसाइटी में जो जानने वाले लोग हैं, जिनके पास नॉलेज है, वो बोलते नहीं है। तो ये जो कल्चर ऑफ साइलेंस पढ़े लिखे लोगों का और नेताओं की जो जिम्मेवारी से भागना, करप्ट पॉलिटिकल प्रैक्टिस में जो उनकी भागीदारी है, यही सारी समस्याओं को पैदा कर रहा है। मामला एक ही बनता है कि जनता को अब ये भी बताना पड़ेगा कि तुम्हारा नेता कैसा होना चाहिए। बिल्कुल, तब जाकर एक बात बनेगी। जी, रतन तिर्की जी, बलराम जी, प्रभाकर तिर्की जी, हमारे पास बस इतना ही था। कई बार ऐसा होता है कि नेताओं को लगता है कि वो जो बयान दे रहे हैं वही जनता का मुद्दा है, पर दरअसल वो है नहीं। जनता जानती है, समझती है, और मौका आने पर अपना जवाब भी देती है अपने तरीके से। शायद यही वजह है कि झारखंड में जब जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो आधे के लगभग सदस्य बदल दिए जाते हैं। जरूरत यह है कि जो भी नेता, जनप्रतिनिधि हैं, वो इस मामले को समझें और जो जनता के मुद्दे हैं, जनता के बीच जाकर बात करें। और सिर्फ ये चुनाव के वक्त नहीं, बाकी समय भी। देखते हैं कि झारखंड के नेताओं का, यहाँ के जो बुद्धिजीवी तबका है, प्रभाकर तिर्की जो बोल रहे थे, वो साइलेंस, एक जो कल्चर ऑफ साइलेंस है, वो टूटता है या नहीं। पर हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो आम लोगों के मुद्दे हैं उन्हें अपने मंच के द्वारा आपके सामने लाते रहने की। तो हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।